और धमकियां दी गई, मुझे भी धमकी दी गई कि अगर बोधगया के आसपास अगर आप आते हैं और आप ऐसा कुछ करते हैं लोगों को इकट्ठा करने का काम, तो जिस तरह से विनय आचार्य को जेल भेज दिया, आपको भी जेल भेज दिया जाएगा। उस स्थान पर जबरन पूजा करना, मैनेजमेंट में घुस जाना और गुंडई करना, जय श्री राम के नारे लगाना, बौद्ध भिक्षुओं से अभद्रता करना, ये कोई आज की घटना नहीं है। उस स्थान पर पूरी दुनिया के लोग आते हैं, लेकिन जबरदस्ती लोग पूजा पाठ करते हैं, जबरदस्ती उसे लिंग घोषित कर देते हैं, कभी उसे मंदिर बना देते हैं, सरकार के दबाव में आकर राज्यपाल मंत्रोच्चार करके पूजा कराते हैं। ये बहुत बड़ा अपमान होता है। आप कहते हैं कि धार्मिक भावनाएं आहत हो गई आपकी, तो क्या बौद्धों की धार्मिक भावनाएं नहीं होती? नहीं, बिल्कुल मेरी भावनाएं होती। मुझे दुख हुआ और हमने पत्र भी लिखा राज्यपाल को, और उस पत्र में हमने लिखा कि अगर इतनी हिम्मत आप जुटा पाए हो कि हमारे महाबोधि महाविहार में ब्राह्मणों को लेकर के मंत्रोच्चार कर रहे हो, इतनी छोटी सी हिम्मत जुटाइए राज्यपाल महोदय, आप अयोध्या में जाके नमाज पढ़ दीजिए। क्या आपने किसी मस्जिद में गैर मुस्लिम को नमाज अदा करते या इमाम का काम करते हुए देखा है? क्या आपने किसी चर्च में किसी गैर ईसाई को वहाँ पादरी बनते देखा है, या फिर आपने किसी हिंदू मंदिर में किसी गैर ब्राह्मण को पूजा करते हुए, पुजारी का काम करते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, लेकिन आपको बोधगया, जहां तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधगया मंदिर में आपको गैर बुद्धिस्ट लोग मैनेजमेंट कमेटी में दिखेंगे और ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देते हुए भी दिखेंगे। इसी मसले को लेकर वहां एक लंबा आंदोलन चल रहा है, जिसे महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन कहा जा रहा है। और इस आंदोलन से जुड़ी जो ज़रूरी बातें हैं उस पर बात करने के लिए हमारे साथ बौद्ध भंते सुमित रत्न जी हैं, जो कि धम्म का काम करते हैं, एक विचारक हैं और क्रांतिकारी तरीके से समाज की आवाज़ को उठाते रहते हैं। तो नमो बुद्धाय, जय भीम, बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम आपके सभी दर्शकों को। तो ये जो आंदोलन चल रहा है 12 फरवरी से लगातार महाबोधि महाविहार में धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसके बाद भंते विनाचार्य की गिरफ्तारी भी हुई और वहाँ कुछ हिंदूवादी तत्वों ने हमला भी किया। इस समय क्या अपडेट है, वहाँ पर किस तरह के हालात हैं? सरकार निरंकुश है और तानाशाही पर उतर आई है। शांति से हमारे आंदोलन को भी नहीं होने दे रही है। हमने कोई जुलूस नहीं निकाला, हमने कोई हिंसात्मक कार्रवाई नहीं की। हम लोग सुकून से भगवान बुद्ध के उपदेशों को पढ़ते हुए बैठे थे, लेकिन सरकार को ये भी अच्छा नहीं लगा और हम लोगों को बेदखल कर दिया, आंदोलन भी ख़त्म करा दिया और धमकियां दी गई। मुझे भी धमकी दी गई कि अगर बोधगया के आसपास अगर आप आते हैं और आप ऐसा कुछ करते हैं लोगों को इकट्ठा करने का काम, तो जिस तरह से विनय आचार्य को जेल भेज दिया, आपको भी जेल भेज दिया जाएगा। तो अब विनय आचार्य जी जेल में हैं, उनके लिए कानूनी कार्रवाई चल रही है, वकील लगे हुए हैं। तो इस तरह से सरकार इस समय, बिहार सरकार तानाशाही पर उतर आई। लेकिन बोधगया एक जो बुद्धिस्ट स्थल है, जिसको बौद्धों का सबसे बड़ा तीर्थ हम कह सकते हैं, वहाँ इस तरह का व्यवहार होना, अगर उसकी मुक्ति के लिए आंदोलन हो रहा है, तो क्या सरकार बातचीत करने के लिए नहीं आ रही है, आपकी मांग को सुन नहीं रही है? नहीं, मेरी मांग वाजिब है। पूरी दुनिया के लोग कह रहे हैं कि बौद्धों के साथ भारत में अन्याय हो रहा है। वो स्थान जो यूनेस्को डेवलप कर रहा हो, वो स्थान जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंडर में हो, उस स्थान पर जबरन पूजा करना, मैनेजमेंट में घुस जाना और गुंडई करना, जय श्री राम के नारे लगाना, बौद्ध भिक्षुओं से अभद्रता करना, ये कोई आज की घटना नहीं है। आदरणीय सुमित जी, मैं बताना चाहता हूँ आपको, लाइट ऑफ एशिया के लेखक अर्नोल्ड जब पहली बार महाबोधि महाविहार देखने गए तो उनकी आंखों से आंसू आ गए थे। जराजीर्ण था, लोग जानवर चराते थे, गंदगी पड़ी थी। उन्होंने इमीडिएट पत्र लिखा अलेक्जेंडर कनिंघम को और उन्होंने उसकी खुदाई कराई। श्रीलंका से पधारे अनागारिक धम्पाल इस आंदोलन का हिस्सा बने रहे और वो बोधगया से लेकर कैलकाटा से लेकर के विदेश तक वो लड़े, लेकिन उनके साथ भी अत्याचार होता रहा और उसे आस्था से जोड़ करके कब्जा करके रखा हुआ है। और मेरा मानना है कि पूरे भारत के लोगों को इस मसले पर साथ खड़ा होना चाहिए और सरकार को भी हमें दे देना चाहिए। तो क्या ये एक चुनावी रणनीति के तहत ऐसा हो रहा है, क्योंकि आंदोलन तो पहले भी चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से उसके ऊपर इस तरह की कार्रवाई होना, ये चुनावी कहीं रणनीति आपको लग रही है कि उसकी वजह से कुछ ऐसा हो रहा है? देखिए, भारत में अभी बौद्ध समाज प्रॉपर बन नहीं पाया है, इसलिए नेताओं को, राजनीतिक लोगों को ये लगता नहीं है कि उन्हें हम हरा देंगे। अगर उन्हें जिस दिन लग जाए कि बौद्ध समाज मजबूत हो गया है, उन्हें हराने की दम रखता है, तो ये लोग हमारे मसले को सुलझा देते हैं। मैंने निवेदन किया था लोकसभा के सांसदों से, मैं खुद गया कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के घर। मैंने आपको वहां जाना चाहिए,
आप राहुल गांधी को क्यों नहीं भेज रहे वहां? बीजेपी के बड़े बड़े लोग वहां जाते हैं, पूजा पाठ करके चले आते, लेकिन हिस्सेदारी की बात नहीं करते। हम तो सभी राजनीतिक लोगों से कहते हैं कि अब बुद्धिज्म भारत में सर्वाइव हो रहा है, अम्बेडकरवादी, विज्ञानवादी, तर्कवादी बढ़ रहे हैं। आपको आना चाहिए, हमारे साथ खड़े होना चाहिए, ताकि मुझे लगे जिस तरह माननीय बहन जी ने ट्वीट किया और तमाम नेताओं ने ट्वीट किया, तो हम उम्मीद राजनेताओं से करते हैं कि मेरे समस्या में खड़े हों और इसको एक चुनावी मुद्दा भी बनाया जा सकता है ताकि सरकार पर भी दबाव हो। जी। तो ये जो बीटी एक्ट है 1949, बोध गया टेम्पल एक्ट 1949, उसमें एक मैनेजमेंट कमेटी का बनाने का प्रस्ताव है कि कुछ इसमें बुद्धिस्ट लोग होंगे, कुछ गैर बुद्धिस्ट होंगे। उस पर आपका क्या ओपिनियन है? आप लोग उसको खत्म करने की मांग क्यों कर रहे हैं? देखिए, बीटी एक्ट जो 1949 का है, ये संविधान लागू होने से पहले इन्होंने चालाकी से बना लिया। अच्छा। अगर ये संविधान होने के बाद बनता तो ऐसा माहौल बन गया था कि बौद्धों के हाथ में ही सौंपा जाता, लेकिन वहाँ के चतुर लोगों ने, सामंतवादी लोगों ने, मनवादी लोगों ने भारत स्वतंत्र होने के बाद संविधान लागू होने से पहले बना लिया और गुंडई से, अराजकता से उस पर कब्जा कर लिया। पहले तो ये नियम बना रखा था कि गया का डीएम ही हिंदू होगा, उसे कम से कम बिल लाके कैंसिल कर दिया गया है। अब सोचिए, जबरदस्ती हमारे महाविहार पर, जहां तथागत बुद्ध ने धम्म का आविष्कार किया है, उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, वो बुद्ध धम्म के आविष्कारक हैं भगवान बुद्ध, उस स्थान पर पूरी दुनिया के लोग आते हैं, लेकिन जबरदस्ती लोग पूजा पाठ करते हैं, जबरदस्ती उसे लिंग घोषित कर देते हैं, कभी उसे मंदिर बना देते हैं। सरकार के दबाव में आकर राज्यपाल मंत्रोच्चार करके पूजा कराते हैं। ये बहुत बड़ा अपमान हो रहा है, बहुत बड़ा अपमान। तो वो जो तस्वीरें जैसा आप जिक्र कर रहे हैं राज्यपाल की, जब वो आई थी और वो वहाँ तथागत बुद्ध की तरफ पीठ करके, एक बुद्धिस्ट ही आकृति है लेकिन उसको शिवलिंग की तरह पूज के उसको एक संदेश देने की कोशिश हो रही है, तो एक बुद्धिस्ट के तौर पे क्या ये पीड़ादायक है कि आप कहते हैं कि धार्मिक भावनाएं आहत हो गई आपकी, तो क्या बौद्धों की धार्मिक भावनाएं नहीं होती हैं? नहीं, बिल्कुल मेरी भावनाएं होती, मुझे दुख हुआ और हमने पत्र भी लिखा राज्यपाल को, और उस पत्र में हमने लिखा कि अगर इतनी हिम्मत आप जुटा पाए हो कि हमारे महाबोधि महाविहार में ब्राह्मणों को लेकर के मंत्रोच्चार कर रहे हो, इतनी छोटी सी हिम्मत जुटाइए राज्यपाल महोदय, आप अयोध्या में जाके नमाज पढ़ दीजिए, तब समझ में आएगा कि ये जो कुकृत्य आपने किया, जिसे बौद्ध समाज कभी माफ नहीं करेगा। हालांकि मैं उनको भी पैदा मानता हूं, वो मतलब किसी के द्वारा भेजे गए, लगाए गए व्यक्ति हैं, वो प्लान किसी और का था, आरएसएस का है, बीजेपी का है, इनको भेजा गया ताकि हमारा मनोबल गिराया जाए, हमें चिढ़ाया जाए। ऐसा करके राज्यपाल ने और बीजेपी के लोगों ने बौद्धों को फिर चिढ़ाने का काम किया है। कब्जा तो पहले ही करके रखा है और चिढ़ाया भी मुझे गया है। ये बहुत ही असहनीय है, पूरी दुनिया के बौद्ध शर्मिंदा है। ये भी उस समय जब वहाँ ऑलरेडी का आंदोलन चल रहा है तो वो उसका मखौल उड़ाने जैसा हो गया। बहुत सारे हिंदू ये कहते हैं कि दरअसल तथागत बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार हैं और बोध गया में वो पिंडदान करते हैं, वो अपने आप को कहते हैं कि यहाँ श्राद्ध करते हैं और हमारे लिए पवित्र जगह है। तो हिंदुओं का भी तो दावा है बोध गया पे। अगर हिंदू वर्तमान के ब्राह्मण धर्म के लोग तथागत बुद्ध को माइनस कर देंगे तो इनके पास परंपरागत कुछ भी नहीं बचेगा। आज इनके पास जो कुछ भी है वो महायानी परंपरा का बदला हुआ रूप हिंदू धर्म है। कुछ नहीं है, सब चोरी किया हुआ है। मठ इन्होंने चुराए, पद्धतियां चुराई, त्योहार चुराए, भाषाएं चुराई या परिष्कारित कर लिया, पाली से संस्कृत बना ली। इनके पास कुछ नहीं है और जो कुछ है सब 1000 साल का है। आज दिन तक किसी भी शिलालेख में आपको संस्कृत मिली हो बताइए? शब्द धम्म लिपि और पाली में शिलालेख मिले। आखिर संस्कृत पुरानी थी तो क्या शिलालेख क्यों नहीं मिले उनके? ये सब झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं और गुंडई से बहुसंख्यक होने की वजह से, हालांकि उनका दोष नहीं है, ये दोष उनका है जो बहिष्कृत लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जिन्हें हम बहुजन कहते हैं, इनकी आंखें बंद हैं, इसलिए वो लोग ये अन्याय कर रहे हैं। अगर यहाँ का बहुसंख्यक समाज, जैसे हम 100 करोड़ की आबादी कहते हैं, अगर ये जागरूक हो जाए तो उनकी क्या मजाल है हमारी विरासत पर कब्जा कर लें। तो क्या अभी आंदोलन खत्म हो गया है या चल रहा है? वहां पर धरना प्रदर्शन जारी है? आंदोलन 100 साल से चल रहा है और 100 साल तक चलता रहेगा जब तक हमें हक और अधिकार नहीं मिल जाते। अब हम लोग लड़ाई प्लानिंग से कर रहे हैं जी। 2012 में भंते नागार्जुन सुरेश साई जी ने जो याचिका लगाई थी, उस याचिका का मैं सहयाची हूँ।
मैं रेस्पोंडेंटर हूं, मैंने भी अपने वकील खड़े किए हैं और अभी 16 तारीख को सुनवाई थी, अब 26 जुलाई की डेट मुझे दी गई है। हम लोग कोर्ट में भी लड़ेंगे, नेताओं से भी निवेदन कर रहे हैं और एक समन्वय समिति बनाकर इस आंदोलन को बड़ा करने का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं सुमित जी, इस आंदोलन के कम से कम पूरे भारत के 100 बौद्ध भिक्षु जो पढ़े लिखे हों, ज्ञानवान हों, अपनी बात रखने में सक्षम हों, इसके मुख्य चेहरा बने, प्रवक्ता बने और लगभग 1000 बौद्ध उपासक पूरी दुनिया के इसके संरक्षक बने। इस आंदोलन को बड़ा किया जाए और अकेला बोध गया उद्धार की बात नहीं सुमित जी। हमारा कुशीनगर इनके कब्जे में है, हमारा सारनाथ इनके कब्जे में है, हमारा शंकिशाह इनके कब्जे में है, सारे बौद्ध विरासतें इनके कब्जे में है, तक्षशिला नालंदा इनके कब्जे में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बनाकर इन्होंने कब्जा कर लिया है, इसलिए सारी विरासतों को आजाद कराने की लड़ाई। मैं पिछले साल सांची गया था और सांची स्तूप के पास में ही एक गुफानुमा एक आकृति में कुछ मूर्तियां रख के ये दावा किया गया कि ये पांडव गुफा है। तो इस तरह के अनुभव हमें हर जगह देखने को मिल रहे हैं और मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन जो आप समन्वय समिति की बात कर रहे हैं, एक एक्शन प्लान की बात कर रहे हैं, इस आंदोलन को लेकर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी सामने आ रहे हैं, आपस में भी एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ये क्या ये सियासी आरोप हैं या आंदोलन में कुछ कमियां रह गई हैं? देखिए, एक छोटा सा घर होता है, उसमें भी थोड़ा बहुत बकझक होती रहती है, चर्चाएं होती, विचारों का ना मिलना, वैसे इस आंदोलन में है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई आरोप नहीं है, सब लोग साथ हैं और सब लोग दिल से चाहते हैं कि हम न टिकाऊ हैं न कोई और टिकाऊ है, लेकिन विरासत टिकाऊ है। व्यक्ति बड़ा नहीं होता, विचारधारा बड़ी होती है, इसलिए सब लोग चाहते हैं कि विरासत आज़ाद हो। और कुछ हुआ भी मन मिटाओ, वो भी षड्यंत्र हुआ है। दुश्मन हमारे खेमे में आया और उसने हमारे लोगों को बरगलाया, जैसा कि वो हमेशा करता रहा है। वह सामने से कभी बार नहीं करता है, हमारे ही लोगों को फोड़ता है, हमारे लोगों को तोड़ता है। और उन्होंने आकर के वो काम किया तो मेरे लोग भटक गए थे, अब लगभग सभी रास्ते पे धीरे धीरे आ रहे हैं और हम लोग एक बार फिर शक्ति लगाएंगे, मिल करके इस आंदोलन को अंजाम तक ले जाएंगे। तथागत बुद्ध को पूरी दुनिया मानती है और बुद्धिस्ट समाज एक ग्लोबल समाज है, तो क्या कुछ जो दूसरे मुल्क जो तथागत बुद्ध के धम्म पे चलते हैं, बुद्धिस्ट नेशंस हैं, उन लोगों के साथ भी आपके वार्तालाप हैं? क्योंकि ग्लोबल सॉलिडारिटी होनी चाहिए, ये सिर्फ भारत के बौद्धों का नहीं बल्कि दुनिया के हर बुद्धिस्ट के लिए एक पवित्र स्थान है। तो कोई इंटरनेशनल सॉलिडारिटी बन रही है? लगभग 8 देशों ने दूतावास के जरिए आपत्ति जताई थी कि भारत में बौद्ध जो आंदोलन कर रहे हैं इसका क्या कारण है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड गए थे, ये उसी का वो बचाव करने गए थे, उनको ये बताने गए थे कि घर की समस्या हम लोग सुलझा लेंगे। हालांकि ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय हो गया, क्योंकि मैं खुद कई देशों की यात्रा कर चुका हूं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, उन्होंने मुझसे कहा, मैंने ईमेल किया, तो वो उनको भी दुख है, उनको भी दर्द है कि हम भारत को पूजते हैं, भारत को विश्व गुरु मानते हैं, जब वो लोग यहाँ हवाई जहाज से उतरते हैं तो मिट्टी को चूमते हैं, इतना प्यार देते हैं भारत को, और उस भारत में उनके अनुयायियों पर कब्जा हो, उनकी विरासतों पर कब्जा हो, तो लिहाजा सभी देश दुखी हैं और दबाव भी डाला गया, लेकिन सरकार निरंकुश है, तानाशाह है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं जो बहुत बड़ी बात है कि ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। जिस तरह से उन्होंने बोधगया मैनेजमेंट कमेटी में कब्जा किया था 1949 में, उसी तरह से इन्होंने वक्फ बोर्ड अभी बना करके बाहर के लोगों को घुसेड़ने का काम किया है। ये षड्यंत्र है उनका, वो नहीं चाहते हैं कि अलग संस्कृति वाले माइनॉरिटी के लोग यहाँ सरवाइव करें, जीवित रहें, ये सब षड्यंत्र का पार्ट है। और अगर मैं चाहता हूँ कि सारे लोग अगर इकट्ठे हो जाएं, आवाज़ दें, अपनी पुरानी चीज़ों को भुलाकर, अपने दलों को भुलाकर, अपनी पुरानी जातियों को मिटाकर एक बाबा साहब के अभियान, जैसे बाबा साहब ने धम्म क्रांति की और सब लोग चल पड़ें, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। नीतीश को भी झुकना पड़ेगा, मोदी को भी झुकना पड़ेगा, और विरासत हमारे हाथों में। बड़ी बात आप कह रहे हैं। मैं चूँकि आपके पास समय की कमी है तो मैं कुछ आखिरी सवाल ले रहा हूँ। भंते विनयचार्य के कई वीडियो हमने देखे और वो काफ़ी पॉपुलर भी हुए, और फिर उनकी गिरफ्तारी के वीडियो सामने आए जिसमें पुलिस से उनकी बहस हो रही है, और उससे पहले हमने देखा कि दिन में एक अटैक भी हुआ, लाठी डंडों के साथ मारपीट हुई। क्या आप उस समय वहाँ पर थे या आपको जानकारी मिली, क्या हुआ था एक्चुअली वहाँ पे? एक्चुअली है क्या, सच्चाई
कि जो दुश्मन थे, जो नहीं चाहते थे कि आंदोलन चले, वो दुश्मन थे आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग, भाजपा के लोग, और वो जो हिंदू महंत हैं जिन्होंने कब्जा करके रखा है, लालगिरी घमंडगिरी के खानदान के लोग, ये लोग फूटी आंखों से नहीं देखना चाहते हैं वहाँ। इन्होंने षड्यंत्र ये किया कि पहले घुसे अंदर, हमारे लोगों को फोड़े, और फिर इन्होंने षड्यंत्र किया कि बोध गया मेन टेम्पल में महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही है। अच्छा, उस अभद्रता को कोई बौद्ध भिक्षु सुने कि महाराष्ट्र से बौद्ध उपासिकाएं आई हैं, उनके साथ कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं, तो भंते विनयाचार्य ये बात सुनकर के चले गए, और जब वहां पहुंचे तो देखा कि षड्यंत्र के तहत वहां 100 गुंडे खड़े थे जो जय श्री राम का नारे लगा रहे थे। उन्होंने इमीडिएट बौद्ध भिक्षुओं पर और उपासिकाओं पर हमला कर दिया, और वो हमला किया उन्होंने, और वो हमला बता दिया इन्होंने किया। षड्यंत्र, इनको आरोपी बना दिया, आरोपी बना दिया कि इन्होंने वहां अतिक्रमण किया, गुंडई की, कई धाराएं लगा दी, तो मतलब किया हमला उन्होंने, और रिपोर्ट में एफआईआर में दिखाया उसी को आरोपी बना, और जो एफआईआर कराई गई वो भी दुश्मनों का षड्यंत्र है। ये खुद सामने नहीं आते हैं, हमेशा आपके भाई से, आपके रिश्तेदार से, आपके पड़ोसी से ही आपको लड़ाते हैं। जैसे इन्हें संविधान कमजोर करना है तो ये खुद राष्ट्रपति नहीं बने, हमारे ही व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिया। पहले कोविंद जी को लाए, फिर मुर्मू जी को लाए, अब इन्हें न्यायपालिका से भी कुछ कब्जा करना है तो गवई जी को लेके आ गए। ये खुद नहीं आपसे लड़ेंगे ताकि आप कहीं हाथों में हथियार ना उठा लें, भीमा कोरे गांव की तरह कहीं आप निकल ना आए, इसलिए ये पेंदे तैयार करते हैं और उनसे आपको मरवाते हैं। इनका पुराना षड्यंत्र है, यही षड्यंत्र भंते विनयाचार्य जी के साथ है। तो क्या वहां पर उस समय पुलिस मौजूद नहीं थी? जब पुलिस 100 थी, लोग घुस गए तो पुलिस वालों ने रोका नहीं उन्हें? पुलिस भी षड्यंत्र में शामिल थी, वहां का डीएम भी षड्यंत्र में शामिल है, वहां का पूरा प्रशासन षड्यंत्र में शामिल है, और सब एकदम गुलाम है, वहां सरकार के गुलाम है, सरकार के हिसाब से काम करते हैं, इसलिए वो षड्यंत्र हुआ और भंते जेल में। आपने जस्टिस गवाई का जिक्र किया, और वो बुद्धिस्ट हैं, देश के पहले बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस हैं। क्या आपको कोई उम्मीद है जुडिशरी से कि उसका असर होगा, या वो सो मोटो कोई एक्शन उस पर ले, कोई सुनवाई करें? जस्टिस गवाई को बुद्धिस्ट हम तभी मानेंगे कि वो स्वतः संज्ञान लेकर महाबोधि महाविहार की हमारी पिटीशन अपने पास लें और बौद्धों को महाविहार सौंप दें, तब उन्हें हम बौद्ध मानेंगे। ना ये फर्जी ढिंढोरा पीटना ठीक नहीं है, ये भी एक षड्यंत्र है कि हमें संतुष्ट किया जाता है। न्यायपालिका जीवन भर हक वंचितों के खिलाफ काम करती है और एक निर्णय वंचितों के पक्ष में देकर के वाहवाही लूटती है, ये षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को बहुजन समाज समझ नहीं पा रहा है। गवाई तभी बुद्धिस्ट होंगे जब वो महाविहार मुक्त हमारा करके देते हैं। ये उनसे उम्मीद हम लोग करते हैं कि वो इस मामले का संज्ञान ले। मैं आखिर में चाहूँगा, क्योंकि आंदोलन लगातार जारी है, तो आप द न्यूज़ वीक के माध्यम से अगर दर्शकों से, हमारे समाज से कोई अपील करना चाहें तो आप उनसे। मेरी एक ही अपील है कि हम लोग कोई गरीब लोग नहीं, हम लोग कोई छोटे लोग नहीं हैं, हम लोग कोई निरीह लोग नहीं हैं। ये देश हमारा है, 16 महाजनपद, 10 गण राज्यों के हम वारिस लोग हैं। जितनी भी शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं सब यहाँ के राजा हैं, शासक हैं। जितनी भी ओबीसी की जातियां हैं सब यहाँ के शासक हैं, राजा हैं। ये भाव अपने मन में लाइए। और आप शासक थे, आपको इन चालाक लोगों ने वंचित किया शिक्षा से, धन से, सत्ता से, आप निरीह प्राणी हो गए। आओ हम सब लोग अपने मसीहा बाबा की बात मानते हैं, इन मक्कड़ जालों को छोड़कर एक नई धम्म क्रांति स्थापित करते हैं और मिलकर साथ चलने की हिम्मत जुटाते हैं। आज नहीं कल विरासत भी हमारे पास होगी, देश भी बौद्धमय होगा और हुकूमत भी बहुजनों के पास होगी। ये मैं अपील करता हूँ। तो ये बातचीत काफ़ी अहम है, इसलिए हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि इस आंदोलन को बल मिल सके। इस बातचीत पर आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगली वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू, धन्यवाद। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली।
आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।